नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ड्रीम ऑफ फ्यूचर में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने काल पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे कारक। तो देखते हैं दोस्तों, कारक की परिभाषा क्या होती है। दोस्तों, व्याकरण में संज्ञा और सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, कारक कहलाते हैं। क्या होता है दोस्तों, व्याकरण में संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनकी वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध हो, किसके साथ संबंध हो, क्रिया के साथ संबंध हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कारक कहते हैं। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट डेफिनेशन देंगे इसकी तो वो है दोस्तों कि वाक्य के पदों को जोड़ने वाले योजकों को कारक कहते हैं। कि क्या होता है दोस्तों, वाक्यों के पदों को जोड़ने वाले योजकों को कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कारक के प्रकार देखेंगे हम। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कारक और विभक्ति हम देखते हैं, कारक 8 प्रकार के कौन से और उनकी कौन सी विभक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, कर्ता जो कारक है उसकी विभक्ति न है, और कर्म कारक जो है उसकी विभक्ति है को, और करण कारक है इसकी विभक्ति है से, और संप्रदान कारक की विभक्ति है दोस्तों के लिए, और अपदान इसकी विभक्ति है दोस्तों से, जो कि अलग होने के भाव में प्रयोग की जाती है। और संबंध कारक है दोस्तों, इसमें का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने आदि आते हैं। इसमें दोस्तों का, की, के जो है ये संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं, जबकि का, की, के और ना, नी, नी और रा, री, रे ये सभी सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अधिकरण कारक की विभक्ति है में, पर, ऊपर, नीचे, पे आदि, और संबोधन जो है संबोधन कारक उसकी विभक्ति है दोस्तों अरे, है, ओ, रे आदि। दोस्तों, संबंध बोधन कारक जो है इसका प्रयोग केवल पद में किया जाता है, इसका प्रयोग गद्य में नहीं करते। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कर्ता कारक। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया या कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। क्या होता है दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया या कार्य करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। मतलब कार्य को कर कौन रहा है, जो कार्य को करता है वो कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, कर्ता कारक की हम विशेषता देखते हैं। क्या है कि कर्ता कारक की विभक्ति ने, कर्ता कारक की कौन सी विभक्ति होती है, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले दोस्तों, नए विभक्ति होती है। इस नए विभक्ति का प्रयोग केवल भूतकाल के वाक्यों या शब्दों में ही किया जाता है। ठीक है, एक बार देखते हैं विशेषता। कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग केवल भूतकाल के वाक्यों में किया जाता है। ठीक है, जैसे देखते हैं राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को कब मारा था सबको पता है, आज तो मारा नहीं है, भूतकाल में मारा होगा। ठीक है, तो राम हो गया दोस्तों कर्ता, और ने हो गया कर्ता विभक्ति। ठीक है, रावण हो गया कर्म, और को हो गया दोस्तों कर्म विभक्ति, और मारना क्या हो गई, क्रिया। अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ के कहाँ पड़ रहा है, डायरेक्ट कर्ता पर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, ये जो क्रिया है इसका प्रभाव सीधा ये कर्ता कारक की विभक्ति पर पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, मतलब कर्ता पर ही पड़ रहा है। तो अब देखते हैं हम कर्म कारक। दोस्तों, कर्म कारक क्या होता है, कार्य जिस पर हो रहा है वह कर्म होता है। अर्थात जिसकी वजह से वह माध्यम जिसकी वजह से कार्य हो रहा है वह क्या कहलाता है, कर्म होता है। या एक और डेफिनेशन देखते हैं जिसको आसान शब्दों में हम समझेंगे कि क्रिया जिस पर अपना प्रभाव डालती है।
क्रिया जिस पर अपना प्रभाव डालती है उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द को कर्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पर। कैसे? राहुल ने श्याम को पढ़ाया। अब अगर दोस्तों ये ऐसा होता है कि राहुल ने पढ़ाया, तो यहाँ पे ये को विभक्ति जो थी ये हमको मिलती नहीं, क्योंकि कर्म इसमें था नहीं। अब इसमें कर्म भी है तो हमको कर्म विभक्ति भी मिल गई, और जब कर्म विभक्ति मिल गई तो क्रिया का प्रभाव हमारा कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, राहुल ने श्याम को पढ़ाया। अब दोस्तों हमने देखा पढ़ाना क्या हो गया? क्रिया, और इसका प्रभाव पड़ रहा है कर्म पर। पढ़ाया, ठीक है, राहुल ने पढ़ाया। अभी अगर ऐसा होता तो किसको पढ़ाया तो हमको मिलता नहीं, तो पढ़ाया श्याम को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं दोस्तों, करण कारक। दोस्तों करण कारक में देखेंगे संज्ञा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन या माध्यम का बोध होता है उसको करण कारक कहते हैं। ठीक है, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य, जिसकी वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह करण कारक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे बालक गेंद से खेल रहे हैं, दोस्तों इसमें करण कारक क्या हुआ? गेंद, और इसका विभक्ति क्या हो गई? से, क्योंकि बालक खेल रहे हैं। इसमें दोस्तों करण कारक कहीं से कहाँ तक नहीं था, पूरा वाक्य बोलेंगे बालक गेंद से खेल रहे हैं, तो दोस्तों ये गेंद से जो है ये करण कारक है, और खेलना क्या है? क्रिया, और बच्चे क्या है दोस्तों? कर्ता। ठीक है, देखेंगे दोस्तों संप्रदान कारक, इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वह साधन या माध्यम संप्रदान कारक कहलाता है। क्या होगा दोस्तों? संप्रदान कारक देखते हैं, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वह संप्रदान कारक होता है। कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। दोस्तों संप्रदान का अर्थ होता है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या फिर किसी को कुछ देता है, तो दोस्तों वो क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। जैसे स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, दोस्तों इसमें जो सूर्य के लिए है ये दोस्तों विभक्ति है, और स्वास्थ्य के लिए दोस्तों संप्रदान, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए ही हम क्या कर रहे हैं? सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड हमारा उदाहरण है, नितिन पिताजी के लिए कार लाया। अब कार किसके लिए लाया? पिताजी के लिए। पिताजी क्या हो गया दोस्तों? क्योंकि अपन ने डेफिनेशन में देखा था जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, अब यहाँ पे पिताजी के लिए कार्य किया, उसने क्या किया? कार्य किया, यही किया कि वो कार लेकर आया। क्या हो दोस्तों? नितिन पिताजी के लिए कार लाया। दोस्तों ये हो गया हमारा संप्रदान कारक। अब हम नेक्स्ट कारक देखते हैं दोस्तों, अपादान कारक देखेंगे, जहाँ पर एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अलग हो, या दो संज्ञा सर्वनामों के मध्य तुलना हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। एक बार और देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर एक संज्ञा सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अलग होती है, या फिर दो संज्ञा सर्वनामों के मध्य क्या होती है? तुलना की जाती है, तो वहाँ पर दोस्तों अपादान कारक होता है। देखते हैं दोस्तों अपादान कारक, जहाँ पर एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अलग हो, या दो संज्ञा सर्वनामों के मध्य तुलना की जाती है, वहाँ अपादान कारक होता है। ठीक है, जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा, दोस्तों यहाँ पर बच्चा जो है ये संज्ञा है, और छत से गिर पड़ा तो ये दूसरी संज्ञा हो गई। एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग होने का भाव आ रहा है, क्योंकि बच्चा छत पर से गिरा है। ठीक है, बच्चा छत पे था, ठीक है दोस्तों, वहां से गिर पड़ा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अलग हो रहा है। ठीक है,
सरिता घर से चली गई। दोस्तों सरिता कहाँ थी, घर पर थी, वहाँ से चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सरिता घर से चली गई मतलब दो संज्ञा, एक संज्ञा सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से वो अलग हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों संबंध कारक क्या होता है। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट होता है वहां पर संबंध कारक कहलाता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो तो क्या कहलाता है दोस्तों, संबंध कारक कहलाता है। ठीक है, जैसे यह संजय का लड़का है, कोई लड़का है और मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपको उससे कि ये संजय का लड़का है। ठीक है, तो दोस्तों लड़का और संजय ये दोनों क्या है दोस्तों, एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं। ठीक है, यह सीता की गाय है। अब दोस्तों एक कोई लड़की है सीता और एक गाय है, तो किसी ने पूछा ये गाय किसकी है, जवाब मिला कि यह सीता की गाय है। तो गाय और सीता के बीच में दोस्तों क्या बन रहा है, संबंध। ठीक है, संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए ये इसी को कहते हैं संबंध कारक। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अधिकरण कारक क्या होता है। दोस्तों वाक्य का कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर क्रिया करता है उस आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। एक बार देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अधिकरण कारक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वाक्य का कर्ता कौन दोस्तों, वाक्य का कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर कोई भी क्रिया करता है तो उस आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, उस आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे समझ में आएगा। जैसे भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल है दोस्तों, कमरे में टीवी रखा है। अब दोस्तों हमको पता है कि अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है, मैं या पर। ठीक है दोस्तों, भंवरा जो है वो किस पे मंडरा रहा है, फूलों पर। ठीक है, भंवरा किस पे मंडरा रहा है दोस्तों, फूलों पर। तो ये फूल क्या हो गए, फूल आधार है किसके लिए, भंवरे के लिए, ताकि वो उन पर मंडरा सके। ठीक है, और टीवी रखा है। अब टीवी तो कहीं पे भी रख सकते हैं, पर एग्जाम्पल में हमको बताया गया है कि कमरे में रखिए टीवी। ठीक है, तो आधार क्या हो गया, कमरा, और कमरे में क्या रखा है, टीवी, इसलिए कमरा क्या हो गया, अधिकरण कारक। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं संबोधन कारक। दोस्तों संबोधन कारक देखते हैं, जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, संबोधन कारक की डेफिनेशन क्या है, जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। दोस्तों इसका योजक चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह होता है दोस्तों खड़ी पाई के नीचे एक बिंदु। ठीक है, जैसे देखते हैं, अरे भैया क्या हुआ। अब यहाँ पर हमारे पास शब्द है अरे भैया, इसके बाद दोस्तों ये जो हम देख रहे हैं खड़ी पाई के नीचे बिंदु। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया संबोधन कारक का एग्जाम्पल, अरे भैया क्या हुआ। दोस्तों संबोधन कारक की जो भी होते हैं उनको वाक्य में सबसे आगे लिखा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कान्हा तुम कहाँ हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल द ड्रीम ऑफ फ्यूचर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।